Good morning students. Today we are going to study about speed of sound in different media. ओके आज हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है. ओके सो वी वर डूइंग चैप्टर साउंड. हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? वी वर डूइंग चैप्टर साउंड एंड टुडेज टॉपिक इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया. ठीक है कि आपकी स्पीड की साउंड डिफरेंट मीडिया में क्या होती है. ओके नाउ लेट अस सी कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है. हमें पता है कि साउंड प्रोपोगेट करती है उसकी फाइनाइट स्पीड होती है. ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फाइनाइट स्पीड ही होएगी. तो साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड. ठीक है तो साउंड जो है जब भी मीडियम से प्रोपोगेट करती है उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट स्पीड होती है. The sound of a thunder is heard a little later than the flash of light is seen. अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, अगर आपकी लाइटनिंग हो रही है और थंडर की साउंड आ रही है तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके बादल गरजते हैं और साथ में लाइटनिंग भी होती है तो लाइट जो है आपको पहले दिखाई दे जाती है और जो साउंड होती है थंडर की वो आपको बाद में सुनाई देती है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी स्पीड है साउंड की, जो कि थंडर है, उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट से. ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको पता होना चाहिए कि जो कभी भी अगर हम बात करते हैं कि थंडर और लाइटनिंग की तो आपको लाइटनिंग पहले नज़र आती है और थंडर जो है, जो आवाज़ है स्पीड ऑफ साउंड, वो आपको बाद में सुनाई देता है. तो इसका मतलब है जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दैट इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. यानी लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है. तभी आपने देखा होगा जब भी बादल गरजते हैं और लाइटनिंग हो रही होती है तो पहले हमें लाइटनिंग नज़र आती है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है. ओके तो यहाँ पर यही बताया गया है कि द साउंड ऑफ अ थंडर इज़ हर्ड अ लिटल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन. ठीक है जो फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखती है वो हमें पहले नज़र आती है, वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट थंडर की साउंड वो हमें थोड़ा सा बाद में सुनाई देती है. So we can make out that sound travel with the speed which is much less than that of the speed of light. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से कम होती है. ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू शुड नो कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है. ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम. ठीक है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. ठीक है तो सबसे पहले बता रखा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है मीडियम में वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है. एक तो डिपेंड करता है वो आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम. जिस मीडियम से आपकी साउंड ट्रैवल करती है उस मीडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ठीक है जैसे आपकी साउंड एयर से ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर एयर आपका मीडियम हो गया, तो उस मीडियम की आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जो स्पीड है साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम. हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्पीड है साउंड की वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम कि जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. नंबर सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम कि जिस मीडियम से एयर जो है, सपोज हमने मीडियम ले लिया एयर, अगर आपका मीडियम एयर है तो उसका टेम्परेचर कितना है. ठीक है अब मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका. ठीक है तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया कि इट इज़ एयर. ठीक है तो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम. तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई. एक तो जो स्पीड है साउंड का वो डिपेंड करता है आपका कि क्या प्रॉपर्टी है उस मीडियम की. नंबर टू, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, जो मीडियम है उसका टेम्परेचर क्या है. नंबर थर्ड, स्पीड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट. ठीक है अगर हम सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में जाते हैं तो स्पीड आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ऑलवेज रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्पीड कब कम होती है आपकी. स्पीड जो है आपकी साउंड की वो कब कम होती है, वो तब कम होती है जब हम सॉलिड से गैशियस मीडियम में जाते हैं, गैशियस स्टेट में जाते हैं, तब आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ओके तो आपको क्वेश्चन आ जा सकता है कि स्पीड डिक्रीजेज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम.
और दे कैन से कि स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम सॉलिड मीडियम टू गैशियस मीडियम डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, नन ऑफ द अबव। ऑप्शंस में भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है जब हम सॉलिड से गैशियस स्टेट में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, और इंक्रीज कब होती है? स्पीड इंक्रीज होती है जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे जो आपकी स्पीड है साउंड की वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज होती है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें एयर में, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है आपकी 331 होती है, 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखें तो स्पीड होगी जो साउंड की एयर में वो कितनी होगी? 331 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम वही बात कर देते हैं आपकी स्पीड ऑफ साउंड की एयर में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दें, हम कह रहे थे कि पहले आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, सपोज नाउ इट इज़ 22 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पे जो स्पीड आपकी नोटिस की गई है दैट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड जो है वो मेजर की गई है दैट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, अब टेम्परेचर के बढ़ने से, यही तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो देखिए, जब मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा तब मेरा स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के इंक्रीज़ करके 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वहाँ पर आपका स्पीड इंक्रीज़ हो गया, 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है क्या? लेट अस एक्सप्लेन इट। साउंड लाइक लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। देखिए, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइट कैसे आपकी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, तो वैसे ही साउंड जो है वो भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करती है किसी सॉलिड या फिर किसी लिक्विड में। तो यहाँ पर यही लिखा है कि साउंड लाइक लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। ठीक है, जैसे कि आपका लाइट में होता है कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है सरफेस में, वैसे ही आपकी साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है, चाहे आपका सॉलिड हो या फिर आपका लिक्विड हो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉलो द सेम लॉ एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लॉज आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेम लॉज फॉलो करता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो लॉ फॉलो करता है। ओके, when sound is reflected, the direction in which the sound is incident and reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface and the three are in the same plane। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब भी साउंड रिफ्लेक्ट करेगी, अभी हमने सिंपल सी बात आपको ये बताई कि देखिए, जिस तरह से साउंड जो है, लाइट जो है, कोई सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है इंसिडेंट करेंगे लाइट तो उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम। यही हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि साउंड में भी जब साउंड जो है किसी सरफेस पे उसको इंसिडेंट कराया जाता है वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात बजाई जा रही है वो ये है कि व्हेन साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड, जब साउंड रिफ्लेक्ट होगी, द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल। तो देखिए, जहाँ से जो है आपकी साउंड को हम इंसिडेंट कराएंगे, सपोज दिस, अगर हम साउंड को यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, वो सरफेस पे टकराएगी और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स। तो ये आपस में इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड एंगल हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं विद द नॉर्मल। और ये बीच में जो बना है आपका क्या है? नॉर्मल है। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द थ्री आर इन द सेम प्लेन। और ये सारे के सारे तीनों आपस में सेम प्लेन में होते हैं। ओके, लेट अस एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। पहले इस एक्टिविटी को करते हैं, उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आएंगे कि ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है,
एक ये बॉय ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखिए 2 ट्यूब्स ले लिए हैं, ठीक है। इनको हमने इस तरह से सेटअप किया है वॉल के पास, ये आपकी वॉल है, वॉल से सेटअप कर दिया, ये टेबल पे किया है। सपोज वी हैव अरेंज दिस इन ऑन अ टेबल। एक तरफ हमने क्लॉक रख दी है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं कि जो क्लॉक है, क्लॉक की टिकलिंग आवाज़ आपको तभी सुनाई देगी, टक 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 जो आवाज़ है वो तभी सुनाई देगी अगर जो है ये आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियरली आपको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो आपकी ट्यूब्स हैं इन्हें हम यहाँ से हटा के और इन्हें हम बाहर ले आते हैं, उसके बाद वही चीज़ अगर हम रिपीट करते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपको साउंड तो सुनाई दे रही है बट इतनी क्लियरली नहीं सुनाई दे रही है जितना पिछले केस में था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका ये थे आपके सरफेस और आपके जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे थी वो एक ही प्लेन में नहीं रहे। तो हमने यही कंडीशन तो कही थी कि ये जो होने चाहिए तीनों के तीनों आपके सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड भी कर सकते हैं। सपोज़ एक में आपका फ्रेंड खड़ा है, वो आपका फ्रेंड जो है यहाँ से बोल रहा है इस ट्यूब में से, और दूसरा फ्रेंड जो है वो ट्यूब में से सुन रहा है। लेकिन अगर परफेक्टली अरेंजमेंट ऐसा है और आपका ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो है इन दोनों का बराबर होता है, वहाँ पर आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट को थोड़ा सा बाहर ले आएँ इन पाइप्स को, ठीक है, और उसके बाद बोलें तो सुनाई तो आवाज़ तब भी देती है बट इतनी क्लियरली नहीं देती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों के तीनों आपके सेम प्लेन में नहीं रहे। तो इसका मतलब है तभी ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई। तो इस कंडीशन को पूरा होने के लिए क्या होता चाहिए कि व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में आपकी साउंड इंसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है ये जो है ये साउंड क्या हो रही है आपकी इंसिडेंट हो रही है, ओके। तो जिस डायरेक्शन में साउंड इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर इधर को क्या हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मेक इक्वल एंगल्स। ये क्या बनाते हैं? इक्वल एंगल्स। मीन्स ये जो एंगल आई है जिसको हम क्या कहते हैं इंसिडेंट एंगल, we call I as incident angle and this R is reflected angle, they are equal। यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? इक्वल होता है। देखिए मेक्स इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल to the reflecting surface and the three are in same plane, और ये तीनों के तीनों आपके सेम प्लेन में होते हैं। दूसरी बात है जो आपका इंसिडेंट रे है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और आपका जो नॉर्मल है ये सेम प्लेन में लाई करता है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies in the same plane, ओके। तभी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी वरना नहीं होगी। तो यही आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड पॉइंट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all should lie in the same plane, okay. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.